हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट का मैथ सॉल्यूशन। आरडब्ल्यू ऐप पर जो हर संडे वीकली मॉक टेस्ट होता है, तो आज जो मॉक टेस्ट हुआ था 5 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसका मैथ सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, 5 years ago मीनू एज वॉज 3 times डेट ऑफ अमन। यानी 5 years ago, -5 से डिनोट कर देते हैं इसे, -5 से। तो मीनू की जो एज थी वो अमन की एज से 3 गुना थी। यानी अगर अमन की एज 1 है तो मीनू की एज थी 3, तो इनका रेशियो आ गया 1 रेशियो यानी 3:1। 10 years लेटर यानी 10 वर्ष पश्चात मीनू की आयु अमन की आयु से 2 गुनी होगी। तो जो अमन की आयु है अगर वो 1 है तो 10 वर्ष बाद मीनू की आयु 2 गुनी यानी 2 हो जाएगी। कब हो जाएगी? 10 वर्ष बाद, यानी +10 लिख देते हैं यहाँ पर। अब जो एज का जो डिफरेंस होता है, जैसे मीनू की एज है 1 और अमन की है मीनू की एज है 3 और अमन की है 1। यहाँ मीनू की एज है 2 और अमन की है 1। तो इनका जो जो डिफरेंस होता है, एज डिफरेंस हमेशा सेम होता है। जैसे जैसे ये है ए और ये है बी, तो ए जो है ए बी से 5 साल बड़ा है, यानी ए और बी का एज डिफरेंस जो है वो है 5। ये 5 साल बड़ा है, तो 10 साल बाद भी ये 5 साल बड़ा होगा, और 20 साल बाद भी ये 5 साल बड़ा होगा, और 25 साल बाद भी ये 5 साल ही बड़ा होगा, क्योंकि बढ़ तो नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 50 साल बाद ये 10 साल बड़ा हो जाएगा। तो ए और बी का जो एज डिफरेंस है वो क्या होगा? सेम। तो जो एज डिफरेंस होता है वो सेम होता है। अगर आप किसी से 10 साल बड़े हैं तो 80 साल तक, 20 साल तक, कितने भी साल बाद आप उससे 10 साल ही बड़े होंगे, यानी एज डिफरेंस सेम होता है। तो इस कंडीशन में जो 5 साल पहले इनका एज डिफरेंस कितना था? तो 3 - 1 2 था, और 10 साल बाद इनका एज डिफरेंस कितना होगा? 1। तो यहाँ एज डिफरेंस को सेम करेंगे, क्योंकि एज डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो यहाँ है 2 और यहाँ है 1, तो सेम कैसे करेंगे? यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर वाला रेशियो तो सेम होगा 3:1, और नीचे वाला हो जाएगा 4:2। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे? -5 का मतलब था 5 वर्ष पूर्व, और +10 का मतलब था 10 वर्ष बाद। तो -5 और +10 का मतलब क्या है? जैसे जैसे अभी चल रही है 2025, अभी कौन सी साल है? 2025। तो 5 वर्ष पूर्व तो यानी 2020, और 10 वर्ष बाद यानी 2035। तो 5 वर्ष पूर्व से लेकर और 10 वर्ष बाद तक कितने एज हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 15 वर्ष। यानी क्या करेंगे हम? 5 और 10 को प्लस करेंगे, प्लस, यानी 5 वर्ष पूर्व 2020 और 10 वर्ष बाद 2035। तो कितने वर्ष हुए? 15 साल। कितने हुए? 15 साल। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, तो कितने हुए? 5 साल, सॉरी 15 साल। 5 + 10 15। तो मीनू की एज 3 से कितनी हो गई? 4, और अमन की एज हो गई 1 से 2, यानी दोनों की एज कितनी बढ़ी? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बढ़ी, कितने साल में बढ़ी? 1 यूनिट बढ़ती है कितने साल में? तो 5 + 10 15 साल में। कितने साल में? 15 साल में। अब हमारे पास है 1 यूनिट की वैल्यू 15 ईयर्स। तो 5 साल पहले मीनू और अमन की एज कितनी थी? 3:1। कितनी थी? 3:1, सॉरी 3:1 थी ना? हाँ, 3:1, 5 साल पहले। तो हमारे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1 यूनिट की वैल्यू आई 15 साल। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 45। 15 थी 45, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 15। तो ये कब की उम्र है? 45 साल, और 15 साल कब है? 5 वर्ष पहले की। तो अब की कितनी होगी? 50, यानी 5 साल, ये 5 साल पहले की है, तो अब प्रेजेंट एज कितनी होगी? 50। इसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी? 20। हमसे क्या पूछा है? प्रेजेंट एज का सम, यानी 50 + 20, तो प्रेजेंट एज का जो सम होगा वो होगा 70 साल। कितना होगा? 70 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा 70 ईयर्स। इसका आंसर क्या होगा? 70 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ 70 लीटर मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर देयर इज अ 10% वाटर। यानी वाइन और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। यानी वाइन और वाटर। तो वाइन और वाटर में मतलब 70 लीटर का ये मिश्रण है, 70 लीटर का। इसमें वाटर कितना है? 10%, और वाइन कितनी है? 90%। तो इनका रेशियो कितना होगा? 9:1। तो वाइन कितनी है? 9:1। उसके बाद हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द वाटर कंटेंट 12.5% इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। यानी परिमाणी मिश्रण में पानी की मात्रा 12.5 यानी 12.5% करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा? तो जब पानी की मात्रा 12.5% हो जाएगी
तो वाइन कितनी होगी 87.5, 87.5, क्योंकि जब वाटर कितना था 10 तो वाइन कितनी थी 90, अब वाटर कितना हो गया 12.5, तो 100 में से माइनस कर देंगे तो वाइन कितनी होगी 87.5। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऐसे अगर 25 से काटेंगे तो 25 3 जा 75, और 25 ये 35 टाइम्स जाएगा और ये 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 से ये कट जाएगा, ये होगी 7:1। तो अब जो रेशियो आएगा, अब रेशियो आएगा 7:1। तो पहले कितना था 10% वाटर था, जब रेशियो आया 9:1। अब कितना है, अब 12.5% है, तो अब रेशियो आया 7:1। तो हमने मिलाया क्या है, पानी ही तो मिलाया है, पानी, क्योंकि हमसे पूछा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो हमने केवल पानी ही मिलाया है। यानी वाइन जो है, शराब जो है वो सेम है, वो यहाँ भी सेम रहेगी और यहाँ भी सेम रहेगी। तो सेम कैसे करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। क्यों, क्योंकि वाइन तो सेम है, केवल हमने पानी मिलाया था। तो ऊपर अगर रेशियो देखें तो ऊपर हो जाएगा 7 9 जा 63 रेशियो 7, और नीचे हो जाएगा 9 7 जा 63 रेशियो 9। तो यहाँ वाइन क्या है, सेम। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में वाइन से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, केवल पानी मिलाया है। अब कितना पानी मिलाया है, 2 यूनिट। पहले कितना था 7, अब कितना हो गया 9, तो कितना पानी मिलाया, 2 यूनिट, 2 यूनिट पानी मिलाया। और ये कितना था 63 और 7, ये दोनों मिला के कितने थे 70 लीटर, कितने थे 70 लीटर, क्योंकि शुरुआत में बोला है 70 लीटर मिक्सचर, तो कितने थे 70 लीटर। तो ये कितनी है 63 + 7 यानी 70 यूनिट की वैल्यू कितनी है 70 लीटर, 70 यूनिट। ये 63 + 7 70 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 70 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1 लीटर। हमसे क्या पूछा है 2 यूनिट, क्योंकि पानी कितना मिलाया 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 2 लीटर पानी मिलाना होगा हमें। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए और बी और सी एक काम को 10, ये बी जो है 15 और सी यानी 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे, इनकी इफिशिएंसी निकालेंगे, तो ये एलसीएम कितना आएगा 60। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 6, बी एक दिन में काम कितना करेगा 4, और सी कितना काम करेगा 20 दिया 60, यानी 10 से डिवाइड करेंगे 60 में, फिर 15 से डिवाइड करेंगे 60 में, और फिर 20 से। उसके बाद वे एक दिन छोड़कर इस प्रकार काम करते हैं कि पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी काम करता है। यानी पहले दिन तो ए काम करता है, फिर दूसरे दिन बी काम करता है और तीसरे दिन सी काम करता है। तो कितने दिन काम करते हैं 3 दिन। ये 3 दिन में कितना काम करते हैं, तो पहले दिन ए काम करेगा तो कितना करेगा 6, बी काम करेगा तो कितना करेगा 4, क्योंकि एक दिन में बी कितना 4 काम करता है, और सी एक दिन में कितना काम करता है 3, यानी 6 4 और 3 यानी 13 काम को मैं डिनोट कर देता हूँ वर्क्स यानी W। तो 13 काम कितने दिन में होता है 3 दिन में होता है, 3 दिन में। हमें कितना करना है 60, टोटल काम कितना है 60। तो एक बार फिर से, फिर चौथे दिन कौन करेगा, चौथे दिन फिर ए करेगा, पाँचवें दिन बी, और मतलब इसी प्रकार ABC, फिर ABC मतलब 3 दिन में ये ऐसे काम करते हैं, इसी क्रम में आगे काम करते हैं। यदि वे इसी प्रकार काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो 13 काम कितने दिन में पूरा होता है 3 दिन में। अब हमें करना है 60 काम, तो 13 वर्क कितने दिन में होता है 3 दिन में, 3 डेज। और करता कौन है A + B + C, यानी पहले दिन 6, फिर B दूसरे दिन काम करता है 4 और तीसरे दिन C काम करता है 3। तो इन्हें मिला के 13 काम होता है कितने दिन में 3 दिन में। अब हमें काम कितना करना है 60। तो पहले 13 से अगर हम 60 में डिवाइड करेंगे, 60 में पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, तो होगा 13 चौका 52, यानी 13 चौका 52 का मतलब है कि 52 काम कितने दिन में होगा 12 दिन में। कितने दिन में होगा 12 दिन में। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 चौका 52 यानी 52 काम कितने दिन में होगा 12 दिन में, क्योंकि 13 काम कितने दिन में होता है 3 दिन में। अब उसके बाद अब ये तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो अब 52 काम हो गया, यानी अब अगला काम कौन करने आएगा, अगला काम करेगा ए यानी 6। तो 52 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 58। तो 58 काम हमारा हो चुका है कितने दिन में, तो ए एक ही दिन काम करता है यानी 13 दिन। अब हमारे पास 13 दिन हो चुके हैं और 58 काम हो चुका है। अब लेकिन काम बचा है केवल 2, काम कितना बचा है 2, और करने कौन आएगा, अब आएगा बी। तो बी क्या करता है एक दिन में कितना काम करता है 4 काम, यानी जो 4 काम है 4 वर्क है वो कितने दिन में है एक दिन में। लेकिन काम तो केवल 2 यूनिट बचा है, क्योंकि 58 यूनिट तो हो चुका है और हमें 60 करना है।
तो 4 काम जब एक दिन में करेगा बी करेगा तो एक काम कितने दिन में करेगा 1/4 में। लेकिन काम हमें कितने दिन में करवाना है, कितना काम करवाना है, केवल 2 काम करवाना है। तो इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1/2, यानी आधे दिन में जो 2 काम बचा हुआ है वो बी कर देगा। क्यों? क्योंकि एक दिन में 4 करता है तो आधे दिन में कितना करेगा 2। तो यहाँ हो जाएगा 60 वर्क, यानी 2 काम कितने दिन में करेगा 13 दिन तो पूरे हो चुके हैं और बी का आधा दिन भी लगेगा, यानी 13 होल 1/2, यानी 13 और आधे दिन यानी 13.5 दिन काम पूरा हो जाएगा 60 काम। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो आएगा 13 होल 1/2 डेज। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 4। एक तेज ट्रेन यानी एक फास्ट ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति और तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेनों की गति क्रमशः क्या होगी। यानी फास्ट ट्रेन है एक है फास्ट ट्रेन और एक है स्लो ट्रेन। अब जो फास्ट ट्रेन है वो 3 घंटा कम लेती है, यानी 3 आवर्स लेस देन स्लो ट्रेन फॉर 600 किलोमीटर जर्नी, यानी 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 600 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो अब जो फास्ट ट्रेन है वो 3 घंटा कम लेती है। अगर जैसे ये है स्लो ट्रेन, अगर ये x घंटा लेगी तो ये लेगी x - 3 घंटे 600 किलोमीटर कवर करने में। तो इन दोनों की जो स्पीड है उनका डिफरेंस कितना है 10 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड ऑफ अ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन द फास्ट ट्रेन, यानी अगर इसकी स्पीड कितनी है y तो इसकी कितनी है y - 10, स्पीड का डिफरेंस कितना है 10। तो देन द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स आर रेस्पेक्टिवली, तो हमें स्पीड बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। कैसे? ऑप्शन से कैसे करेंगे? सबसे पहले स्पीड का अंतर कितना है 10, तो ऑप्शन में देखेंगे स्पीड का अंतर 10 किसका है। ऐसे इसका 50 और 40 ये भी 10 है, 30 और 20 ये भी 10 है और 40 और 30 ये भी 10 है। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो हम निकालेंगे टाइम कैसे निकालेंगे, जैसे इसकी स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन की, अब देखो जायज़ सी बात है कि फास्ट ट्रेन की जो होगी ज़्यादा वाली होगी, यानी 50 होगी फास्ट ट्रेन की और स्लो वाली कितनी होगी 40। ऐसी यहाँ फास्ट ट्रेन की 30 और यहाँ स्लो ट्रेन की 20। तो टाइम निकालेंगे हम। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 600 किलोमीटर अपॉन फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है 50, तो 50 से डिवाइड कर दो। यहाँ टाइम कितना लगेगा, यहाँ टाइम लगेगा 12। कितना टाइम लगेगा 12। और स्लो ट्रेन का टाइम लिखा रहे हैं, यहाँ लिखते हैं स्लो और यहाँ लिखते हैं फास्ट। यह है टाइम फास्ट ट्रेन का, यह है स्लो ट्रेन की टाइम निकालेंगे क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है वही 600 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 40, तो 40 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 ये कटेंगे 15। और क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था हमसे, एक सेकंड, क्वेश्चन में बोला था कि जो तेज ट्रेन है वो 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। तो यहाँ कितना आया है, इसका आया है 12 घंटे और इसका आया है 15 घंटे, यानी 3 घंटे कम समय है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा उसका ऑप्शन नंबर जो 1 है, ऑप्शन नंबर 1 वो बिल्कुल सही होगा। ऐसे अगर ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे हम, तो यहाँ टाइम निकालेंगे फास्ट ट्रेन का, तो कितना होगा 600 डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है 30, तो 0 से 0 ये कितनी होगी 20। और जो स्लो ट्रेन का निकालेंगे 600 अपॉन उसकी स्पीड कितनी 20, तो 0 से 0 कितना होगा 30। अब यहाँ टाइम में कितना अंतर आया 20 और 30, डिफरेंस कितना आया 10 घंटे का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था 3 घंटे का अंतर, तो केवल ऑप्शन नंबर 1 में ही 3 घंटे का अंतर आएगा और ऑप्शन नंबर 1 से हम सेटिस्फाई कर लेंगे और ये क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1, यानी जो फास्ट ट्रेन की स्पीड होगी वो होगी 50 और जो स्लो ट्रेन की होगी वो होगी 40। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करते हैं, क्यों, अगर हम इसे करेंगे ऐसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी आर थ्री बॉक्सेस containing marbles in the ratio 3:5:7 and the total number of marbles is 75। यानी ए बी और सी 3 बॉक्स हैं जिनमें 3:5:7 के अनुपात में कंचे रखे हुए हैं और कंचों की कुल संख्या 75 है। यानी ए और बी और सी ये 3 बॉक्स हैं जिसमें टोटल कंचे कितने हैं 75, यानी मार्बल्स कितने हैं 75 और उनका रेशियो है 3:5:7। तो इनको अगर ऐड करें तो 3 और 5 कितना होगा 3, 5, 8 और 8 और 7 15, यानी 15 की वैल्यू कितनी है 75, टोटल की वैल्यू कितनी है 75। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5। तो यहाँ
3 यूनिट हैं तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 15, यानी ए में कितने मार्बल हैं, ए में कितने कंचे हैं 15, बी में 25 और सी में 35। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू है 5, या 3 यूनिट की होगी 15, 5 यूनिट की होगी 25 और 7 यूनिट की होगी 35। अब हमें पता चल गया कि ए बॉक्स में 15 मार्बल्स हैं, बी में 25 हैं और सी में 35 मार्बल्स हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। इफ 3 मार्बल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी टू ए, यानी यदि तीन कंचे बी से ए में स्थानांतरित कर दिए जाएं तो ए में आ जाएंगे, तो ए में कितने हो जाएंगे अब 18, और बी से गए तो बी में कितने हो जाएंगे 22, और सी के तो एज इट इज रहेंगे यानी 35। उसके बाद एंड 5 मार्बल्स फ्रॉम सी टू बी, अब 5 जो कंचे हैं वो सी से बी में भेज दिए जाते हैं, तो ए के तो सेम रहेंगे एज इट इज। अब इसमें 5 आ जाएंगे तो ये इसमें कितने हो जाएंगे 27, और यहाँ से गए तो यहाँ कितने हो जाएंगे 30। तो हमसे पूछा है व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ मार्बल्स, तो इसका रेशियो निकाल देंगे अब। तो 3 से काटेंगे, 3 6 जा 18, 3 से इसे काटेंगे 3 9 जा 27, और 3 से इसे काटेंगे 3 10 जा 30। तो इसका रेशियो कितना आएगा 6:9:10, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा 6:9:10। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ 15 consecutive even numbers is 64. What is the difference between the largest and the smallest number in this set? यानी 15 क्रमांगत सम संख्याओं के समुच्चय का औसत 64 है। इस समुच्चय की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, तो एवरेज होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। जैसे अगर हम एवरेज लिखा रहे हैं 1 2 3 4 और 5 का, तो टोटल सम कितना होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन टोटल नंबर कितने होंगे, तो यह 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर कितने हैं 5, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5, तो 5 3 जा 15, यानी एवरेज कितना आया 3। लेकिन एवरेज में एक और कॉन्सेप्ट होता है, अगर डिफरेंस सेम है, यानी 1 और 2 में कितना डिफरेंस है 1, इसका डिफरेंस कितना है 1 1 1, मतलब सब में डिफरेंस क्या है 1। अगर ये ऐसे होता है 1 होता 2 होता या 4 होता या 7 होता, जब ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, यानी इनका डिफरेंस क्या है अलग है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितना है 1 का, यहाँ कितना है 2 का और यहाँ कितना है 3 का, तो ये डिफरेंस अलग है। अगर यहाँ होता 9 फिर होता 11, तो ये डिफरेंस नहीं है, इनका ऐसे ही निकालते हम। लेकिन जब एवरेज में डिफरेंस सेम होता है सभी संख्याओं का, तो जो एवरेज होता है वो बीच वाली संख्या होती है, यानी मिड वैल्यू जो होती है, मिड टर्म जो होता है वही एवरेज निकाला कितना आया 3, यहाँ कितना है 3, बीच वाली संख्या कितनी है 3, यानी 2 इधर तो बीच वाली कितनी हुई थी 3, तो यही एवरेज होता है। जैसे अगर डिफरेंस सेम है, सम संख्याओं की बात करते हैं 2 4 6 8 10, तो यहाँ एवरेज कितना होगा, तो 2 इधर से, यानी बीच वाली संख्या कौन सी है 6 है, बीच वाली संख्या कौन सी है 6, तो इसका एवरेज 6 होगा। अब चेक भी कर लेते हैं एवरेज क्या होगा, टोटल सम, तो टोटल सम कितना होगा 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 8 20 और ये 30, टोटल सम अपन टोटल नंबर, तो 1 2 3 4 5, तो ये होगा 5, तो 5 6 जा 30, कितना आया 6, तो ऐसे कितना आया 6। और मैंने पहले ही बताया था, जो अगर डिफरेंस सेम है, इसमें किसका डिफरेंस है 2 2 2 2, तो 2 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस सेम होता है तो जो बीच वाली वैल्यू होती है वही एवरेज होती है, बस मैं ये समझा रहा था। तो क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। इसमें क्या है 15 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, यानी क्रमांगत सम संख्याएं। अब जब क्रमांगत सम संख्या है तो उनका डिफरेंस क्या है, उनका डिफरेंस सेम है, और जब डिफरेंस सेम है तो बीच वाली जो संख्या होगी, यानी 7 इधर से और 7 इधर से, यहाँ होंगे 7 नंबर्स और यहाँ होंगे 7 नंबर्स, तो जो 8वां नंबर होगा 8th वाला वही तो होगा बीच का संख्या, क्योंकि टोटल कितने हैं, टोटल है 15, तो 7 इधर, यानी जो 8वां नंबर है वो है बीच का, और जो बीच वाला नंबर है वही एवरेज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इवन नंबर्स हैं, डिफरेंस सेम है। तो एवरेज कितना दे रखा है, वो दे रखा है 64 एवरेज है, यानी बीच वाली संख्या कितनी है, बीच वाली संख्या है 64। तो इससे 7 अगर इधर चलेंगे तो यहाँ होगी सबसे लार्जेस्ट संख्या, और इससे अगर 7 पीछे चलेंगे तो यहाँ होगी वो सबसे लोएस्ट संख्या, यानी स्मॉलेस्ट। तो हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का क्या निकालना है, डिफरेंस। तो यहाँ 64, अगर यहाँ 64 है तो अगली संख्या कौन सी होगी 66, फिर होगी 68, फिर होगी 70, ऐसे ही जो 7वीं संख्या होगी वो कितनी होगी, तो 2 2 का डिफरेंस है तो 7 × 2 कर देंगे और यहाँ होगी 40, यानी अगर हम 64 में 14 ऐड करते हैं 14, तो ये कितनी होगी 78, यानी जो लार्जेस्ट संख्या होगी वो होगी 78,
क्यों? क्योंकि 7 संख्या है ना, 7 संख्या, तो जैसे 66, यहाँ 68, यहाँ 70, यहाँ 72, फिर 74, ऐसे ही जो 7वीं संख्या होगी वो होगी 74, सॉरी 78 जो हमने निकाली है। और पीछे अगर 7 चलेंगे तो कितना, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 7 × 2 यानी 14, तो 64 में से हमें 14 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 0, और ये कितना होगा 50। तो यानी अगर हम पीछे माइनस करते चलें, जैसे 62, फिर 60, फिर 58, फिर 56, फिर 54, फिर 52, तो जो 7वीं संख्या होगी यानी पहली संख्या जो होगी वो होगी 50। तो हमारे पास लोअर संख्या है कितनी 50, लार्जर संख्या है 58, बस इन दोनों का डिफरेंस निकालना था। तो 78 माइनस 50 करेंगे तो डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 28। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना होगा 28। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ 10 डिजिट नंबर 2094x843y2 यानी 2094x843y और 2, ये क्या है, ये संख्या जो है इस डिविजल बाई 88 यानी 88 से डिवाइड होती है, 88 से डिवाइड होती है। देन फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 7y, हमें 5x माइनस 7y की वैल्यू बतानी है फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, यानी x की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम अधिकतम होनी चाहिए। अगर ये 88 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब है ये 8 से भी डिवाइड होगी और 11 से भी होगी। क्यों? क्योंकि 88 के ही फैक्टर होते हैं 8 × 11। तो अगर ये 8 से डिवाइड है तो इस संख्या के जो लास्ट 3 डिजिट हैं वो भी 8 से डिवाइड होंगी। तो लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे हम 3/2। तो चेक करते हैं 3y और 2 8 से डिवाइड करके। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो अगर y की जगह 0 होती, यहाँ y की जगह क्या होती 0, y की जगह हम रख के देखेंगे 0 होगी तो 8 3 जा 24, यहाँ बचेंगे 6 और 62, ये डिवाइड नहीं होगा यानी y की जगह 0 हमने गलत रखी। अब y की जगह हम रखेंगे 1, y की जगह क्या रखेंगे 1, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 1। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, यहाँ कितने बचेंगे 7 2, तो 8 9 जा कितने होते हैं 72। तो ये पूरी डिवाइड हो गई यानी y की जो वैल्यू है, यानी हमारे पास क्या है, ये y की जो वैल्यू है वो आई हमारे पास 1। लेकिन और भी तो वैल्यू हो सकती है, हमसे ये थोड़ी ना बोला कि मिनिमम वैल्यू लेनी है, y की वैल्यू तो और भी हो सकती हैं, जैसे 3y2 और 8 से अगर हम डिवाइड करें तो अगर हम y की जगह 1 ना रख के हम 5 रख दें तो 8 4 जा कितने होंगे 32, यहाँ कितने बचेंगे 3 और फिर भी कट जाएगा, ये तो 8 से तो फिर भी कट रहा है ना, तो 1 रखने पर भी कट रहा है, फिर यहाँ पे 5 रखने पर भी कटेगा और 9 रखने पर भी कटेगा, क्योंकि अगर हम 9 रखेंगे तो 8 8 4 जा कितने होते हैं 32, तो 32 रखेंगे यहाँ, और यहाँ कितने बचेंगे 7, तो 8 8 जा 8 9 जा 72 हो जाएंगे, यानी 9 रखने पर भी 8 से कट जाएगा। सबसे पहले हम ये संख्या निकालनी कैसे हैं उसे देखेंगे, यानी जैसे हमारे पास था 3y और 2 और 8 से डिवाइड करना था, तो जब हमारे पास हमें पता चल गया कि y की वैल्यू 1 रखने पर ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आगे की जो वैल्यू निकालनी होती है वो क्या करते हैं हम इसमें, अगर ये बीच वाले टर्म की अगर यहाँ y है, अगर ये बीच में है और इसमें 1 रखने पर ये 8 से कट रहा है, तो अगली बार इसमें +4 कर देंगे यानी 5, यानी ये 5 रखने पर भी कटेगा, फिर +4 कर देंगे यानी ये 9 रखने पर भी कटेगा, यानी y की वैल्यू आएंगे हमारे पास 1 5 और 9। मैंने केवल बोला है ये बीच वाली वैल्यू यानी जो यूनिट डिजिट होती है उससे अगली वाली वैल्यू, अगर यहाँ y है x है या कुछ भी है और वो 1 रखने पर कट रहा है, 1 रखने पर कटे या 2 रखने पर कटे या 3 रखने पर कटे, तो और दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहली वैल्यू कितनी आई 1 आई, उसमें 4 ऐड कर देंगे, बस 4 ऐड करेंगे तो दूसरी वैल्यू 5 रखने पर भी ये कटेगा, दूसरी फिर 4 ऐड कर देंगे यानी 9 रखने पर भी ये कटेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू आई हैं, y की वैल्यू वो आई है 1, वो आई है 5 और वो आई है 9, 3 वैल्यू आई है। क्यों आई है 3 वैल्यू, क्योंकि x में तो फिक्स कर दिया है कि मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, लेकिन y की कोई फिक्स नहीं है, ये 1 रखने पर भी कटेगा, 5 रखने पर भी कटेगा, 9 रखने पर भी कटेगा। अब हम करते हैं 8 से तो हो गया, 11 का डिवीजन रूल क्या होता है, 11 का डिवीजन रूल होता है, जैसे हम संख्या को उतारेंगे 2 0 9 4 और क्या था 2 0 9 4 x843 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 y और 2, तो y की वैल्यू तुम्हें पता है। अब ये 11 से अगर डिवाइड होता है तो 11 का डिवीजन रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट नंबर का सम करना होता है हमें, जैसे 2 और 9 11, 11 प्लस x प्लस 4 यानी 15 प्लस y,
तो कितना हो गया 15 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये सम हो गया। उसके बाद माइनस लगाएंगे, उसके बाद 0 और 4 और 8 कितना होगा 12 प्लस 3 15 और प्लस 2 17। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस ध्यान से सुनना, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, यानी या तो 0 हो या 11 का कोई भी मल्टीपल हो, 11 का कोई भी मल्टीपल हो। अगर ऐसा आता है तो ये जो संख्या है वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम एक्स प्लस वाई, और ये माइनस के 17 है, ये प्लस के 15 है, तो कितना होगा माइनस के 2। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर हम y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू लिखेंगे 1 5 और 9। तो अगर y की वैल्यू 1 रख दें, अगर हम y की वैल्यू कितनी रख दें 1, तो यहाँ कितना होगा x प्लस 1 माइनस 2, तो कितना होगा x माइनस 1। तो ये 0 बुलाने के लिए हम x की वैल्यू कितनी रखनी होगी, या तो 1 रखनी होगी। अब या तो 0 आएगी, 11 आ नहीं सकता क्योंकि x की वैल्यू हम 10 रखेंगे या 12 रखेंगे जब आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई 1, तो ये क्या है, ये तो मिनिमम वैल्यू है, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हम y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह रखेंगे अगली वैल्यू यानी 5। तो x प्लस 5 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3। अब हमें x प्लस 3 को 0 बनाना है, तो 0 तो बना नहीं सकते, तो फिर हम 11 बनाएंगे। 0 क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि माइनस में थोड़ी रख सकते हैं x की वैल्यू। तो 11 कैसे बनाएंगे, अगर x की जगह हमारे क्या आ जाए, x की जगह अगर हमारा 8 आ जाए, x की वैल्यू अगर 8 आ जाए तो 8 प्लस 3 कितना होगा 11, और जैसे ही ये 11 होगा तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो x की जगह हम क्या रखेंगे 8, और y की जगह क्या रखे था 5। तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 8। तो क्वेश्चन में वापस चलते हैं, y की वैल्यू कितनी आई 5 और x की वैल्यू कितनी आई 8। तो 5x माइनस 7y की वैल्यू निकाल देंगे। 5 और x की वैल्यू कितनी थी 8 माइनस 7 और y की वैल्यू कितनी थी 5, तो ये कितना होगा 40 माइनस ये हो जाएगा 35। तो हमारा आंसर होगा 5। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 5। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 35 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, यानी जो लेंथ है वो कितनी है 35 और जो ब्रेथ है वो कितनी है 12। उसके बाद फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कंस्ट्रक्टेड अराउंड दिस रेक्टेंगल, यानी किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 35 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, यानी 35 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है क्या लंबाई और चौड़ाई। इस आयत के चारों ओर, ये जो आयत है इसके चारों ओर निर्मित वृत्त की परिधि ज्ञात करें, यानी जो जो सर्कल बना है चारों ओर जो जो सर्कल बना है इसका हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है, सर्कमफ्रेंस। ये वाला क्वेश्चन पिछले मॉक टेस्ट में भी आया था और मैंने कराया था। तो ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का डायगोनल देखो एक बार, जो डायगोनल है इस रेक्टेंगल का डायगोनल वही इस सर्कल का क्या है डायामीटर, यानी ये जो रेक्टेंगल बना है रेक्टेंगल, इसका रेक्टेंगल का डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल देखो। अगर हम इस डायगोनल को निकाल लें तो ये जो सर्कल है, सर्कल का क्या है, ये सर्कल का है डायामीटर। तो जो डायगोनल है, डायगोनल डायगोनल किसका रेक्टेंगल का, वो किसके बराबर है, वो डायामीटर के बराबर है। डायामीटर किसका सर्कल का। तो जब हम डायगोनल निकाल लेंगे तो उसका क्या कर देंगे आधा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी रेडियस। अब आपको पता होना चाहिए ये किसका है, रेक्टेंगल 90 डिग्री का एंगल होता है, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के अनुसार 12 35 और 37 ये होती है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो जो रेक्टेंगल का ये है, मतलब जो रेक्टेंगल का डायगोनल है वो कितना आएगा 37, और डायगोनल इक्वल डायामीटर, यानी जो सर्कल का डायामीटर है, डायामीटर जो सर्कल का डायामीटर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 37। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगी 37/2। अब ये कैसा आया 12 35 37, ये क्या होता है ट्रिपलेट होती है। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर और वो बेस का स्क्वायर, यानी आप कर सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर यानी 12 का स्क्वायर और बेस यानी कि 35 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 144, और ये कितना होगा 1225। तो हाइट का हाइट नहीं सॉरी हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा 13, और ये हो जाएगा अगर हम ऐड करेंगे तो 1369। तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 37 का। तो यहाँ से आ जाएगी 37, क्योंकि ये होता है h स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 37 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी है, यानी हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 37। और हाइपोटेनस क्या था, यहाँ चलते हैं, हाइपोटेनस क्या था वो डायामीटर था,
डायमीटर कितना आया 37, तो रेडियस कितना आया 37/2। अब हमें क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, 2π और r, यानी 2 और पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू अभी हमें पता है 37/2। तो 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा, अगर हम 22 का मल्टीप्लाई 37 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 814 और डिवाइड करना है 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जो उसका आंसर आएगा वो आएगा 116 होल 2/7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 116 होल 2/7। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, तो इसका आंसर कितना होगा 1116 और 116 होल 2/7। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करेंगे, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद बेस रेडियस 70 सेंटीमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया 40,040 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी। यानी 70 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, यानी 70 सेंटीमीटर क्या है रेडियस है, और 40,040 सेंटीमीटर स्क्वायर के वक्र पृष्ठ क्षेत्र वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन हमें वॉल्यूम बताना है। क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो हमें क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो CSA यानी कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो किसका, कोन का, ऑफ कोन। और CSA ऑफ कोन क्या होता है, होता है πRL, यानी पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, R की वैल्यू कितनी है 70, और L हमें बताना है इक्वल, वो कितना दे रखा है हमें, कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है 40,040, यानी 40,040 हमें दे रखा है। 7 से ये कटेगा 10 टाइम्स और ये 0 से 0 खत्म। तो L की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू होगी 4004/22, और ये ऐसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2002/11, और 11 से अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो जो हमारी लेंथ है, स्लेंट हाइट, सॉरी लेंथ नहीं स्लेंट हाइट, L का मतलब होता है स्लेंट हाइट, तो स्लेंट हाइट होगी हमारी, तो अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11 और ये 8 टाइम्स और ये हो जाएगी 182, कितनी आएगी 182। तो अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, यानी राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 πr² h। हमारे पास R भी है, R कितना है 70, लेकिन हमारे पास H नहीं है। अब H कैसे निकालेंगे, यानी हाइट कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है स्लेंट हाइट का L² इक्वल R² प्लस H², यानी L की वैल्यू कितनी आई है भाई हमारी 182, 182 का स्क्वायर इक्वल R² यानी 70 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर करना होगा, प्लस H² यानी हाइट का स्क्वायर। अब हमारे हाइट कैसे निकालेंगे, तो 182 का स्क्वायर। अब 182 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 33124, लेकिन करेंगे कैसे 182 का, तो 182 का स्क्वायर कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यानी 18 और 2, 18 यानी 18 और 2 में, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन 4 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 04। उसके बाद 18 और 2 में तोड़ा था ना, तो 18 इंटू 2 कितने हुआ 36, और इंटू 2 और करेंगे 2 इंटू 36, क्यों करेंगे आइए मैं बताता हूँ 72। ये क्या हो गया, ये होगा A², ये कितना होगा B², और फॉर्मूला होता है ना A² प्लस B² प्लस 2AB, तो ये क्या होगा A और B और 2 यानी 2AB, तो कितना है 72। अब इसे 72 को कैसे लिख देंगे, यहाँ 2 और 7 बस इसे ऐड कर देंगे हमारा, तो ये हो जाएगा 4 2 1 और ये हो जाएगा 3 3, तो हमारा स्क्वायर आ चुका है 182 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, 18 और 2 में डिवाइड कर दिया, 18 का स्क्वायर पता था 324, 2 का स्क्वायर 4, और फिर 18 इंटू 2 यानी इस वाले 2 को मान लिए 18 इंटू 2, तो ये हो गया 72, और 72 को लिखेंगे ऐसे, यानी एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं, एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं, तो 2 और 7 ये हो जाएगा इतना। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी एक सेकेंड, जो हम कर रहे थे क्वेश्चन यहाँ, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 33,124, और 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4900, यानी 7749 और 20 प्लस H²। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा H² आएगा, तो हम माइनस करेंगे 33124 माइनस 4900, तो कितना आएगा वो आएगा H²। तो यहाँ इधर करते हैं H² की वैल्यू कितनी होगी, तो H² की वैल्यू होगी 28224, 28224।
तो एच स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 168 का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, एच की वैल्यू कितनी होगी 168, 168। लेकिन ये 168 का स्क्वायर है, हमें कैसे पता चलेगा 168 का स्क्वायर है, तो 28 क्या आया था हमारा 28,224। अब हमें कैसे निकालना है, ये 168 का है तो कैसे निकालेंगे इसे, तो ये 4 है, 4 तो 4 किसके स्क्वायर में आता है, यूनिट डिजिट, यानी या तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, मतलब 2 के स्क्वायर करने पर और 8 के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आती है 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और 8, फिर क्या करेंगे पीछे से 2 डिजिट को कैंसिल कर देंगे, मतलब इसे काट देंगे स्क्वायर में। फिर हम देखेंगे 282 ये किसके स्क्वायर के करीब है, यानी एक तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289। तो 289 से बड़ा, 289 तो इससे ज़्यादा है, 282 से 289 से ज़्यादा है, तो हम किसको लेंगे 16 को लेंगे। तो या तो ये होगा 162 का स्क्वायर या होगा ये 168 का स्क्वायर, इसमें से एक का होगा। अब कैसे पता लगाएंगे 162 का है 168 का, तो हम देखेंगे एक ही होती है छोटी संख्या और ये होती है बड़ी संख्या, क्योंकि ये बड़ी है क्योंकि 289 तो बड़ी है। तो जो 282 है, यानी जो 2 संख्या को काटने के बाद जो 3 संख्याएं जो बचती हैं, ये किसके ज़्यादा करीब है वो देखना होता है हमें, किसके ज़्यादा करीब है। तो ये देखेंगे हम 17 के स्क्वायर के ज़्यादा करीब है, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना है 256 और 70 का स्क्वायर कितना है 289, तो ये 17 के स्क्वायर के ज़्यादा करीब है, यानी बड़ी वाली संख्या के स्क्वायर के ज़्यादा करीब है। तो इसमें से हम बड़ी वाली संख्या को लेंगे, यानी 168 को, 162 को नहीं लेंगे। अगर ये 257 होता, यहाँ 257 होता, यानी या फिर ऐसी कोई ऐसी डिजिट होती जो 16 के स्क्वायर के करीब होती, तो हम छोटी वाली संख्या को लेते, छोटी वाली को। लेकिन अब ये 17 के स्क्वायर के करीब है तो हम बड़ी वाली संख्या को लेंगे, यानी 168 को। तो यहीं से मैंने लिखा था क्या एच का स्क्वायर यानी 168 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास अब आ चुका है 168, एच की वैल्यू कितनी आई है 168। तो यहाँ इस फॉर्मूला में हम रख देंगे आर की वैल्यू कितनी है 70 और एच की वैल्यू आ चुकी है 168। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो हम निकाल देंगे जैसे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर यानी 70 इंटू 70 और एच कितना आया 168। तो 7 से ये कटेगा 10 टाइम्स और 3 से ये कटेगा 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 10 यानी 220 इंटू 70 और इंटू ये हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 56। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करना तो ईजी है तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हो जाएगा 86,2,4,0,0 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर होगा 8,62,400, 8,62,400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का। तो अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 10, क्वेश्चन नंबर 10। अ पर्सन बोरोड सम अमाउंट एंड returned it in 2 equal annual installment of 8,820 each. If the compounded interest rate is 5% per annum, then the borrowed amount is। यानी एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली तथा इसे 8,820 प्रतिवर्ष की 2 समान किस्तों में लौटा दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है हो तो उधार ली गई राशि होगी। तो 5% का सबसे पहले करेंगे फ्रैक्शन, तो ये कितना होगा 5/100, तो ये हो जाएगा 1/20। तो पहली साल की कितनी होगी 20:21, पहली साल की किस्त, पहली साल का अमाउंट कितना है 20 और ये है किस्त यानी 21। आपने ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट किया होगा, यानी ये चैप्टर किया होगा, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। दूसरी साल की कौन सी होगी, दूसरी साल की होगी 400 और इसका स्क्वायर कर देते हैं 441 यानी 20 का स्क्वायर और यहाँ 21 का स्क्वायर। अगर तीसरी साल की बोलता तो तीसरी साल की हो जाती है 8,000 और यहाँ होती है 21 का क्यू, यानी 20 का क्यू कर देते हैं फिर 21 का क्यू। लेकिन हमसे बोला है 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, इक्वल तो ये क्या है इंस्टॉलमेंट है और ये क्या है टोटल ये रुपीज़ हैं जो उसने लिए हैं, तो इक्वल तो नहीं है यहाँ पे, तो इक्वल कैसे करेंगे 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 21 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना होगा 420 और इसमें करेंगे कितना होगा 441, ये हो जाएगा 400 और ये कितना होगा 441। अभी ये जो है 441 ये क्या है, ये है ईयरली इंस्टॉलमेंट, जो इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है वो है 441, हमारी कितनी आई 441। और ये जो है टोटल रुपीज़, तो टोटल कितने रुपए उसने उधार लिए, तो 0 यहाँ 2 और यहाँ 8 यानी 820 रुपये उसने उधार लिए थे, जिसकी इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है 441। तो 441 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 8,820, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो है 8,820 की
और हमारे आया है 441, यानी जो 441 यूनिट की वैल्यू है वो है 8820। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी 8820 अपॉन 441। हमसे पूछा है टोटल अमाउंट कितना उधार लिया था, तो वो कितना आया है हमारा 820, यानी 820 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 820 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से ये आएगा 20 टाइम्स और ये हो जाएगा 0, 0, 4 और 16, यानी टोटल उसने रुपये कितने उधार लिए थे, 16,400 रुपये उसने उधार लिए थे। ये इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इन एन इलेक्शन 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, राम एंड श्याम. Ram got 42% of the total votes and defeat Syam by 400 votes. राम रिसीव्ड, राम को कितने वोट मिले, मतलब किसी चुनाव में मतदाताओं के 20% ने भाग नहीं लिया। सबसे पहले मानते हैं हम टोटल वोट्स कितनी थी, 100 वोट्स थी टोटल। ये क्या है, टोटल वोट्स थी यानी टोटल वोटर्स थे 100, उसमें से 20% ने भाग नहीं लिया, तो 20% ऑफ 100 कितना होगा, 20 होगा, यानी 20 लोगों ने भाग नहीं लिया, तो बचे कितने, अब बचे 80। उसमें से देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट थे, कौन, राम था और श्याम था। तो राम और श्याम, तो राम गॉट 42% ऑफ टोटल वोट्स, टोटल वोट्स कितने थे 100, तो राम को कितने वोट्स मिले 42% ऑफ किसके, टोटल वोट्स के 42%, तो 100 के 42% कितने होंगे 42। तो जब 80 में से 42 वोट्स इसे मिल गए तो इसे कितने मिलेंगे, तो ये जगह 8 और 38, तो इसे 42 वोट्स मिलेंगे और इसे 38 मिलेंगे। तो हमसे बोला है कि राम को 42% मिले और उसने श्याम को 400 वोटों से हरा दिया। 400 वोट, यहाँ कितने वोटों से हरा दिया इसने, इसे 42 मिलेंगे, इसे 38 मिलेंगे, तो 4 वोटों से हरा दिया। तो 4 की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट की 400, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 100। हमसे पूछा क्या है कि राम रिसीव्ड, राम को कितने वोट मिले, तो कितने वोट मिले 42, यानी 42 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, तो 42 यूनिट की कितनी होगी 4200, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना होगा 4200। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे से सॉल्व करते हैं इसे, यानी ये है 10 डिवाइड बाई, ये क्या है 10 डिवाइड बाई 1/18, यानी इसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू में, और इंटू लगाएंगे तो ये हो जाएगा 18, तो हमारा हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 1/6 डिवाइड बाई 1 और ये पूरे का, इस पूरे का आंसर कितना आया 180, तो यहाँ लिख देंगे हम 180। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे इस वाले को, ये जो है इस वाले को, तो ये कितना होगा 6 डिवाइड बाई 1/180, तो इसे अब सॉल्व करेंगे तो 6 और इंटू का साइन लगाएंगे तो 180 ऊपर आ जाएगा 180, तो ये हो जाएगा हमारा 1080, 1080। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आई 1080, तो ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 1 और इस पूरे की वैल्यू 1080। तो इसे आप सॉल्व करेंगे 5 इंटू और 1080 ऊपर आ जाएगा तो 1080, तो कितना होगा 0 और 5 8 जा 40 और ये हो जाएगा 5 5 जा 5, यानी 5400। तो इसका जो आंसर होएगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो आएगा 5400, यानी 5400। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13, A car travels 20 meter in the first 3 minutes and covers the next 50 kilometer at 100 kilometer per hour. What's the average speed of the car approximately? यानी एक कार पहले 3 मिनट में 20 मीटर चलती है और अगले 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल लगभग कितनी है। तो औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड हम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो 50 किलोमीटर, तो ये है 50 किलोमीटर प्लस 20 मीटर, ये 20 मीटर है, तो 20 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, 20 मीटर को किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का डिवाइड 0 से 0, तो ये हो जाएगा 0.02, कितनी हो जाएगी 0.02। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो पहले कितना है 3 मिनट, कितना है 3 मिनट, अब 3 मिनट को घंटा में बदलेंगे, तो 3 मिनट्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 1/20। तो पहले तो है 1/20 आवर्स, उसके बाद फिर यहाँ कितना है, यहाँ तो टाइम नहीं दिया, तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, एक सेकेंड वैसे इरेज कर लेता हूँ। तो डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस है 50। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 50 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितना हो जाएगी 1/2। तो यहाँ हो गया टाइम 1/2। तो अब इसे बस सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना होगा। और हाँ एक बात और, ये किलोमीटर और हमने घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा आंसर, जो भी आएगा एवरेज स्पीड का आंसर वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। तो ध्यान रखना इस बात को। तो ये हो जाएगा 50.02। यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा 20 और ये हो जाएगा 1 + 10। तो हमारा जो आंसर आएगा, आंसर नहीं सॉरी इसे सॉल्व करेंगे अभी आगे, तो 50.02 और ये हो जाएगा 11/20। तो कितना आया अभी, तो हमारे पास आया 50.02 11/20। तो 20 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 50.02 × 20/11। और मैंने बोला था कि ये किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर आएगा, क्योंकि हमने सब चीज़ किलोमीटर और घंटे में कन्वर्ट कर ली थी। लेकिन जो ऑप्शन में आंसर है वो है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई, यानी 50.02 × 20/11 इंटू ये हो जाएगा 5/18। अब जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट तो कर दिया 5/18 का, अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 से 10 2 से 9 टाइम्स। तो ये अब तो कटेगा नहीं, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0 यहाँ है, अगर 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 50.02 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा 500.2 इंटू में 5 और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 99। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 50.01/99, 50/99। अगर अब इसको डिवाइड कर लेंगे अपने आप, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 25.26 मीटर पर सेकंड, यानी 25.26 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करेंगे, और कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। ये है हमारा 14 क्वेश्चन। ईच ऑफ 2 आइटम्स इज सोल्ड फॉर 4,752। ये 2 वस्तुएं थी, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,752 में बेचा। तो प्रत्येक को बेचा यानी ईच, तो इसका मतलब क्या है, ये है एसपी, बेचा तो एसपी, और एसपी क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों को 4,752 रुपये में बेचा है, तो एसपी क्या है, सेम। तो द सेलर गेट्स 32% प्रॉफिट ऑन वन एंड 28% लॉस ऑन अदर। यानी विक्रेता को एक वस्तु की बिक्री पर तो 32% का लाभ होता है और दूसरे पर 28% की हानि होती है। तो हमें बताना है व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो सबसे पहले 32% का फ्रैक्शन कर लेंगे, ये है 32% का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा 8/25। और दूसरे का 28% का फ्रैक्शन करेंगे, 28% का ये कितना आएगा 7/25, 7/25। तो पहले आइटम पर यानी फर्स्ट आइटम पर क्या हुआ, सीपी कितनी है उसकी 25, तो उस पर हो गया उसे प्रॉफिट, यानी उसने 33 रुपये में बेच दिया। और दूसरे पे क्या हुआ लॉस, सीपी कितने 25 से 7 रुपये का लॉस, यानी 25 और 7 रुपये का लॉस हो गया, उसने उसे बेच दिया 18 में। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि दोनों को 4,752 में बेचा है, यानी कि एसपी कितनी है, एसपी है बराबर, एसपी क्या है बराबर है, क्योंकि दोनों को, और यहाँ कितनी है, यहाँ 33 है, यहाँ 18 है, ये तो बराबर नहीं है। तो इसे बराबर कैसे करेंगे, तो 33 और 18 को क्या लेंगे, इसका लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो 3 से 3 × 1 और 3 से 6, तो इसका एलसीएम कितना होगा 3 × 11 × 6, यानी इसका एलसीएम आएगा 198। तो अगर 33 में 6 का मल्टीप्लाई करें, यानी 33 से कितनी टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स, और 18 से कितने टाइम्स जाएगा 11 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि 33 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें और 18 में अगर हम 11 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 198 आ जाएगा, यहाँ भी 198 आ जाएगा, और एसपी क्या हो जाएगी सेम। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 छिक्के कितने होते हैं 150, ये हो जाएगा 198। और 25 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 7 और 2 और ये हो जाएगा 198। तो देखो यहाँ पे एसपी क्या आ गया, एसपी हो गया बराबर। तो यहाँ टोटल सीपी कितना होगा, टोटल सीपी को ऐड कर लेंगे 5 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 6 और 9 and 8 और ये 9 और ये 3, यानी टोटल सीपी कितना होगा, ये था सीपी और ये था एसपी। तो टोटल सीपी कितना होगा 425 और टोटल एसपी 396, यानी सीपी कितना हुआ टोटल 425 और एसपी कितना हुआ, एसपी कितना हुआ 396।
तो CP हम ज़्यादा है और SP कम है, यानी क्या हुआ लॉस। और लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कितने का लॉस हुआ, तो 425 माइनस 396। अब 425 में से 396 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 29 रुपये। 29 मतलब 29 बचेगा। और किस पे होता है लॉस, लॉस हो या प्रॉफिट हो, किस पे होता है, CP पर। तो 425 नीचे और हमें लिखाना है लॉस परसेंटेज, तो इंटू 100 का मल्टीप्लाई। तो ऐसे काटेंगे तो ये कटेगा 25 से काटते हैं तो 25 से 70 टाइम्स और 25 से 4 टाइम्स। 29 इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा 116 और इसका डिवाइड करेंगे 17 में, तो हमारा जो लॉस परसेंटेज आएगा वो आएगा 6.82% लॉस। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 6.82% लॉस परसेंटेज। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यह है हमारा आज का लास्ट। तो इसमें क्या बोला है, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 4, 5, 6, यानी 100 और 500 के बीच कितनी संख्या हैं जो 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं। तो 4 से भी डिवाइड हैं, 5 से भी डिवाइड हैं और 6 से भी डिवाइड हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इनका लेना होगा एलसीएम, और इनका एलसीएम कितना होगा 60। तो अब 60 से डिवाइड होंगी जो संख्या, वो 4 से भी होंगी, 5 से भी होंगी और 6 से भी होंगी। तो ऐसी कितनी संख्या हैं, तो 100 और 500 के बीच में। तो 100 से आगे जो अगली संख्या होती है जो 60 से डिवाइड होती है वो होती है 120, क्योंकि 100 के तुरंत बाद कौन सी होती है 120, उससे पहले तो कोई नहीं होती, यानी 100 और 500 के बीच की बात हो रही है। उसके बाद कौन सी होगी, तो 6 का पहाड़ा पढ़ देंगे बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो फिर उसके बाद होगी 180, उसके बाद होगी 240, उसके बाद होगी 300, और फिर उसके बाद होगी 300, फिर 360, और फिर होगी 420, और फिर होगी 480, उसके बाद होगी 540। लेकिन 540 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो 500 से ज़्यादा है, हमें पता नहीं है 100 और 500 के बीच में। तो कितनी संख्या होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो कितनी संख्या होंगी, 7। और हमसे आंसर में हमारा आंसर क्या होगा, 7। तो ये थे आज के 15 सवाल। अब मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में। धन्यवाद।